हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूडब्ल्यूईटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स यानी कि बीटीयूपी बोर्ड जो हमारा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है उसमें आने के फुल्ली चांसेस हैं कि इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन किसमें बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को क्लास को पूरा और अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे जो भी रिलेटेड टॉपिक है, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उन सबको भी मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिएगा। ठीक है ना। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आपको 4 to 5 पॉइंट्स आपको कवर करूँगा, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी तैयार होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस चैनल के रिकॉर्डिंग तो थोड़ा सा आपको बातें बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको आईएमआरई के 400 एमसीक्यू कितने 400 एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करवा दी। ये जो एमसीक्यू 400 एमसीक्यू हैं कंप्लीट, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका सिलेबस है चैप्टर, जैसे आपका चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एमसीक्यू बनाए गए हैं। अब जो एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं इस समय, तो वो आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस है, इसी वजह से मैंने नाम ही रखा है कंप्लीट रिवीजन। ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक आईएमआरई के हो, चाहे वो ईडीडी के हो, ईडीडी सेकेंड के हों, चाहे वो हमारे यूडब्ल्यूईटी के हों, तो ये सभी मैंने चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस क्लास के पास जाइएगा और ज़रूर से ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर नहीं किया तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर जो लोग स्टूडेंट्स नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि उनका नोटिफिकेशन डेली आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर जरूर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको मैं इंग्लिश में लिखा जरूर हूँ, लेकिन मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। सो डोंट वरी, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम होता है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, या फिर लेस स्टार्टिंग टाइम, यानी कि जो स्टार्ट करने में, यानी कि इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम को स्टार्ट करने में बहुत ही कम समय लगता है। क्लीननेस होता है, यानी कि साफ स्वच्छ होता है, या फिर ऑल ऑफ दी, यानी कि ये सारी की सारी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें दोस्तों आपको बताने कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कि ठीक है ना। तो ये सारे ही हमारे क्या हैं, चाहे वो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो, चाहे वो लेस स्टार्टिंग टाइम हो, चाहे क्लीननेस, ये सारे के सारे हमारे एडवांटेज होते हैं इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम के। और भी कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इसमें से, और भी एडवांटेज जैसे इसका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम होता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही दोस्तों क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें जो वियर एंड टीयर, यानी कि इसमें घिसावट वगैरह बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि आप गाड़ी को, जैसे आपने आज की ट्रेनों को देखा ही होगा कि बहुत स्पीड में चलती हैं और जल्दी से उनमें ब्रेक भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। और जो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसमें क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि जो अनबैलेंस यहाँ पर फोर्स की अनुपस्थिति होती है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर यानी कि अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है। ठीक है ना। और क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम के यूज करने से हमारा जो कोल है हाई ग्रेड, यानी कि जो उच्च क्वालिटी का कोल है, उच्च गुणवत्ता का जो कोयला है, उसकी भी बचत होती है। तो ये सारे और भी एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक टैक्सन सिस्टम के। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डायरेक्ट करंट सिस्टम का वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, यहाँ से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन दोस्तों होता है उसके कई तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। जैसे इसके कैसे, तो पहला तो एक तो हमारा होता है डीसी सिस्टम, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा दोस्तों होता है हमारा सिंगल फेज टू, ठीक है ना। एक होता है हमारा सिंगल फेज एसी सिस्टम होता है, एक होता है हमारा 3 फेज एसी सिस्टम होता है। कौन सा होता है? एक 3 फेज, और एक होता है हमारा कंपोजिट सिस्टम। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 4 पार्ट्स में किया गया है। ठीक है ना। एक तो हमारा मैंने बता दिया डीसी सिस्टम, सिंगल फेज टू एसी सिस्टम, और 3 फेज एसी सिस्टम, और कंपोजिट सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पूछा जा रहा है, जो डीसी सिस्टम होता है, फिर डीसी करंट सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें वोल्टेज कितना कितना होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 750 वोल्ट, 1500 वोल्ट, या फिर 3000 वोल्ट, या फिर ये सभी। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। जल्दी से चैट में दोस्तों बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा डीसी करंट सिस्टम होता है उसका जो वोल्टेज होता है, यानी कि ये सारे ही वोल्टेज होते हैं।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो इसमें से हमारा 4th नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दी सही है। यानी कि जो हमारा डीसी करंट सिस्टम होता है उसमें 600 वोल्ट भी होता है एक, और इसमें 600 वोल्ट भी होता है, 750 वोल्ट भी होता है, ठीक है ना, 1500 वोल्ट होता है और 3000 वोल्टेज भी होता है। अगर दोस्तों यहीं पर हम लोग बात करें सिंगल फेज एसी सिस्टम की, तो दोस्तों जो सिंगल फेज एसी सिस्टम होता है उसमें हमारा वोल्टेज कितना होता है, तो वो उसमें दोस्तों वोल्टेज होता है हमारा 15 से 25 केवी। कितना होता है दोस्तों, 15 से 25 केवी होता है। और वहाँ पर क्योंकि देखिए दोस्तों एसी सिस्टम में तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती, तो जो सिंगल फेज में जो हमारी एसी चलती है, जो सिंगल फेज एसी में जो हमारा फ्रीक्वेंसी चलती है वो चलती है 16/2/3, ठीक है ना, या फिर 25 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। और करंटली में तो हम लोग देखिए दोस्तों 25 हर्ट्ज भी यूज करते हैं और 16/2/5 हर्ट्ज भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और 25 के सिंगल फेज 25 के भी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट है कि 25 के भी इस समय ज़्यादा यूज हो रही, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप दोस्तों आप सभी को दोस्तों समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताते भी रहिएगा। तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज टू एसी, सिंगल फेज टू 3 फेज जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम का क्या नाम होता है, ठीक है ना। जल्दी से दोस्तों बताइए कि सिंगल फेज को जब हम लोग एसी 3 फेज एसी सिस्टम में चेंज करते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंपोजिट सिस्टम, कांडो सिस्टम, या फिर इन दोनों बोलते हैं, कंपोजिट और कांडो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों चैट में बताइए, सभी लोगों को चैट में आंसर आने चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा कि सिंगल फेज को 3 फेज सिस्टम में चेंज करने को जो जब चेंज किया जाता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं। जल्दी से दोस्तों बताइए क्या होता है। चैट में आप सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों, जल्दी से बताइए सभी आप लोग, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें दोस्तों हमारा सही होगा बोथ ए एंड बी। कौन सा सही होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। जो कंपोजिट सिस्टम होता है, कंपोजिट सिस्टम के अंदर ही हमारा क्या आता है, कंपोजिट सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक तो सिंगल फेज को डीसी में चेंज करते हैं, ठीक है ना, और एक होता है सिंगल फेज को 3 फेज। तो ये दोनों ही पार्ट्स किसी कंपोजिट सिस्टम में आते हैं। और अगर हम लोग कह दें कि सिंगल फेज टू 3 फेज ऐसी सिस्टम, अगर पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये हमारा किसमें, ये अगर हम लोग पर्टिकुलर सिंगल फेज टू 3 फेज की बात करें तो वो हमारा कांडो सिस्टम हो जाता है। तो ये जो है सिंगल फेज टू 3 फेज ऐसी सिस्टम, ये दोनों यानी कि कंपोजिट सिस्टम और कांडो सिस्टम दोनों का एक तरह से पार्ट है। तो इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं बेस्ट करंट कलेक्टर की, बात करते हैं कि सबसे अच्छा करंट कलेक्टर कौन सा होता है दोस्तों, ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर, पेंटाग्राफ कलेक्टर, या फिर आल, यानी कि ये सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए चैट में सभी के आंसर आने चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो बेस्ट करंट कलेक्टर होता है कौन सा होता है, दोस्तों होता है हमारा पेंटाग्राफ करंट कलेक्टर। अब क्यों होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर ये सब बने, तो इसमें क्या होता था कि इसमें हम लोग स्पीड बहुत हाई स्पीड नहीं अचीव कर पाते थे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमारा जो ट्रॉली कलेक्टर होता है तो उसमें से हम लोग 32 किलोमीटर पर आवर तक ही, इतनी स्पीड तक हम लोग ट्रेन को दौड़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बो कलेक्टर की बात करें तो बो कलेक्टर में हमारा बहुत ज़्यादा जब मैक्सिमम जब पहुंचता था, ठीक है ना, तो हम लोग इसमें 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ा सकते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा जब मैक्सिमम पहुंचता था, लेकिन अगर और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा हाई जाना है, ठीक है ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेल हो जाती थी। तो वहाँ फिर हमारा आता था पेंटाग्राफ करंट कलेक्टर। इसके बाद पेंटाग्राफ करंट कलेक्टर के एक ये भी एडवांटेज होता था कि यहाँ पर आप हाई करंट को क्या कर सकते हैं, हाई करंट ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कितनी भी 120 किलोमीटर के ऊपर भी स्पीड को आप ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं इसमें कौन सा, तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, पेंटाग्राफ करंट कलेक्टर, ठीक है ना। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे डीजल लोकोमोटिव होती हैं, यानी कि डीजल से जो लोकोमोटिव इंजन चलते हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर यानी कि बनाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, वाराणसी, बेंगलुरु, या फिर जमालपुर। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे डीसी लोकोमोटिव होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर के, तो दोस्तों वो बनाए जाते हैं हमारे वाराणसी में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, वाराणसी में बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बनारस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ स्टीम इंजन्स द स्टीम प्रेशर इज, यानी कि जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं उसमें से स्टीम का प्रेशर कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेमी टू नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है।
5 to 8, 10 to 15 या फिर 25 to 35? जल्दी से दोस्तों चैट में बताइए सभी लोग इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा स्टीम लोकोमोटिव या फिर स्टीम इंजन होता है उसमें जो स्टीम का प्रेशर होता है वो दोस्तों कितना होता है 10 to 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ठीक है ना। 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लीजिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं एडवांटेज ले पाए। यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में भी बताते रहिए और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग देख इतने रहे हो और लाइक इतने कम है दोस्तों, ये कैसे चलेगा। सो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका। और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी क्लास हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि द एफिशिएंसी, 7वां नंबर क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली, यानी कि जो हमारा डीजल लोकोमोटिव होता है उसकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में इसका क्या आंसर होगा कि जो हमारा डीजल लोकोमोटिव होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा, चैट में सभी के आंसर आने चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा डीजल लोकोमोटिव होता है उसकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होती है, तो वो होती है 20 to 25%। कितनी होती है दोस्तों, 20 to 25% होती है। अगर यहीं पर हम पूछ लें कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस इंजन की होती है, यहीं से बताइए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, तो होती है हमारी इलेक्ट्रिक इंजन की। किसकी होती है, इलेक्ट्रिक इंजन की। और सबसे लो किसकी होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी स्टीम इंजन की। किसकी होती है दोस्तों, वो स्टीम इंजन की होती है। तो ये भी 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इस तरीके भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि किस इंजन की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम होती है। तो अगर डाटा वाला नहीं क्वेश्चन है तो ऐसे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गैस कैन बी फिल्ड इन GLS लैम्प। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो GLS लैम्प होता है, दोस्तों GLS का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग, सभी का कमेंट्स आना चाहिए दोस्तों, सभी का कमेंट्स आना चाहिए। GLS का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कीप इट अप गाइस, बहुत अच्छा, सभी लोग ज़रूर लिखिए। तो बात करते हैं कि जो GLS लैम्प होता है उसमें से कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन या फिर एनी इनर्ट गैस। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से बताइए, ऑप्शन चैट में बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा GLS लैम्प होता है, ठीक है ना, जो GLS लैम्प होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें कोई भी एक इनर्ट गैस भरी होती है। कौन सी दोस्तों, कोई भी एक इनर्ट गैस भरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब ऑपरेट एट लीस्ट पावर, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बल्ब दिए गए इनमें से सबसे कम पावर कौन लेता है। अब देखिए अगर आप नॉर्मल भी यहाँ पर सोचेंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली और आसानी से दे पाएंगे। GLS लैम्प, टॉर्च बल्ब, नियॉन बल्ब या फिर नाइट बल्ब। जल्दी से बताइए दोस्तों कि किसमें सबसे कम यानी कि पावर लगती है, फिर सबसे कम पावर पर कौन ऑपरेट होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा, टॉर्च बल्ब। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर 2 टॉर्च बल्ब। अब आपने दोस्तों देखा ही होगा कि टॉर्च होता है तो आप देखने की आप 7 to 5 रुपीज़ का जो एवर रेडी का सेल आता है, आप उन्हीं कई सारे सेल छोटे छोटे जोड़ करके आप टॉर्च आपकी बहुत तेज़ रोशनी देने लगती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आओ। और वहीं पर अगर आप घर पे कोई भी चाहे LED हो चाहे कोई भी हो, ये सारे जो बल्ब होते हैं, चाहे GLS हो, जनरल लाइटनिंग सिस्टम, कोई चाहे नियॉन बल्ब हो चाहे नाइट बल्ब हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही पावर खाती हैं किसके, टॉर्च बल्ब के कंपेरिजन में। ठीक है ना दोस्तों, अब 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉट डॉट डज हैव सेपरेट चोक। ठीक है ना, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लैंप है जिसमें से सेपरेट चोक की व्यवस्था होती है, फिर सेपरेट चोक होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही है, सभी के चैट में आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताइए दोस्तों हम आपको बता दें कौन सा, सोडियम वेपर लैंप। कौन दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप जो होता है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है, सोडियम वेपर लैंप होता है। इसमें क्या होती है, इसमें सेपरेट चोक की व्यवस्था नहीं होती है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज, यानी कि जो हमारा सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता है उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि जो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड, पिंक, येलो या फिर ग्रीन। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों को आता होगा। इसका दोस्तों आंसर क्या है, तो हमारा जो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता है उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा येलो। कैसा होता है दोस्तों, येलो कलर होता है।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यू टू मून लाइट एल्यूमिनेशन इज नियरली, यानी कि मून लाइट आपने, यानी कि जो हमारी चंद्रमा की जो रोशनी होती है, फिर जो चांद की रोशनी होती है, उसका इल्यूमिनेशन लेवल कितना होता है, ये बताया ना दोस्तों। अगर आप इसे नॉर्मल भी ऐसे ही तुक्का भी लगा देंगे एक अपने थोड़ा सा समझ करके, तो भी आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका चैट में आंसर बताइए क्या सही होगा। ड्यू टू मून लाइट एल्यूमिनेशन इज नियरली, यानी कि मून लाइट से एल्यूमिनेशन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 300 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 3000 सॉरी पहला, दूसरा 300, फिर 30 या फिर 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें कि देखिए, आप मून लाइट में आप कोई भी, आप ना तो रीडिंग कर सकते हैं, ना ही कोई काम नहीं, बस आपको वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल दिखाई देती हैं। तो वहाँ का इल्यूमिनेशन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको वहाँ पर कुछ भी आप अपना काम कर सकें, केवल आप नॉर्मल, मतलब आपको चीज़ें बस दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे जो मून लाइट जो इल्यूमिनेशन होता है उसका बहुत ही कम होता है। कितना होता है दोस्तों, वो होता है 0.3 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि किस, ये सारी की सारी जगह दी, ऑडिटोरियम, रेलवे प्लेटफॉर्म, डिस्प्ले, फाइन इंग्रेविंग, इन सब में सबसे कम कहाँ पर मैं, यानी कि इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट की आवश्यकता होती है, सबसे कम आवश्यकता कहाँ पर होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है ऑडिटोरियम, रेलवे प्लेटफॉर्म, डिस्प्ले, फाइन इंग्रेविंग। सभी के चैट में आंसर आने चाहिए, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो कहीं ना कहीं चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की, वही आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपके सिलेबस से अलग नहीं बहुत ज़्यादा कि आपको ऐसा लेवल दिया जा रहा हो, आप लेवल भी देख रहे होंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे लोवेस्ट लेवल कहाँ पर आवश्यकता होती है, तो वो होती है हमारी रेलवे प्लेटफॉर्म में। कहाँ होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑडिटोरियम हो गया, डिस्प्ले हो गया, फाइन एंड का मतलब होता है जहाँ पर छोटा छोटा महीन काम होता है, वो होता है फाइन एंड का मतलब, जैसे कहीं पे कढ़ाई बुनाई होती है ना, तो ये फाइन एंड वर्क बोलते हैं। तो सबसे कम एलिमिनेशन की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, तो वो पड़ती है हमारी रेलवे प्लेटफॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, वो हमारा दूसरा सही हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ल्यूमिनियस इफिशियंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, यानी कि जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला 10 ल्यूमेंस पर वाट, 20 ल्यूमेंस पर वाट, 40 ल्यूमेंस पर वाट, फिर 60 ल्यूमेंस पर वाट। जल्दी बताइए दोस्तों, सभी के आंसर आने चाहिए चैट में, कोई ऐसा नहीं होगा जो चैट में आंसर नहीं करेगा। जो चैट में आंसर नहीं करेगा मैं उसको हटा दूंगा, यहाँ से टाइम आउट कर दूंगा। जल्दी से बताइए, सभी के चैट में आंसर आने चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें, जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी 60 ल्यूमेंस पर वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, 4th नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा न्यू आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सुन भी रहे होंगे कि ये ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो यही इसी तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने थोड़े से, आप इसका मात्रक जानते भी होंगे कहीं ना कहीं, मैं इतना कंफर्म बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इसका अगर आपने नहीं देखा होगा थोड़ा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता, जो ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसके साथ साथ और भी जो सारे मात्रक आते हैं उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसको किसे डिनोट करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को प्लीज़ क्लास को पूरा देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस जो मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो दोस्तों होता है हमारा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd ऑप्शन सही है। अब जो ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस होता है इसको डिनोट किससे करते हैं, तो दोस्तों इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं चैट में, उन्हीं को जैसे मैं बताऊँ उनको आप टाइप करके, ताकि आपका रिवीजन भी होता जाएगा। सबसे पहला जो हमारा होता है, पहला होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स। क्या होता है दोस्तों, ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है, उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, सभी लोग चैट में बताइए क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है दोस्तों, ल्यूमेन होता है। इसके बाद आता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है हमारा कैंडेला। क्या होता है दोस्तों, कैंडेला। क्या होता है मात्रक, कैंडेला होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको आई से डिनोट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। अगर हम बात करें इल्यूमिनेशन, किसका दोस्तों, इल्यूमिनेशन, ये हमारे चैप्टर का भी नाम है इल्यूमिनेशन, या फिर इसी को बोलते हैं ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है हमारा लक्स। क्या होता है दोस्तों, लक्स, साबुन नहीं,
ठीक है ना, लक्स होता है मात्रक इसको, या फिर इसको हम लोग ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। जो हमारे ल्यूमिनस एजेशन का मात्रक होता है वही मात्रक हमारा किसका होता है, इल्यूमिनेशन का भी होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है कि जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई से, लेकिन जो हमारा ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस होता है इसको डिनोट करते हैं एम से। ठीक है दोस्तों। अब ब्राइटनेस का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये बताइए आप। ब्राइटनेस का मात्रक आपने देखा होगा मोबाइल की भाई ब्राइटनेस कम करो, लेकिन ब्राइटनेस का मात्रक क्या होता है ये बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, जो ब्राइटनेस होती है इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है कैंडल पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कैंडेला भी इसे बोल देते हैं, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। इसको एल या फिर बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल या फिर कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। सभी लोग चैट में ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग चैट में लिखिएगा, देखते हैं किन किन लोगों ने सही से ध्यान से सुना है। ठीक है ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि वो कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम का मतलब होता है वो उस वेल्डिंग के साथ साथ ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा कौन सी वेल्डिंग है, TIG, MIG, लेजर या फिर आल, यानी कि ये सभी। और दोस्तों ये TIG का फुल फॉर्म क्या होता है, MIG का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी की ये कमेंट्स में आंसर आने चाहिए। मैं देखूंगा कि आज कौन कौन लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी से बताइए कि कौन कौन किन किन लोगों ने कमेंट्स किया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। और ये भी देखूंगा। अच्छा TIG, और इसमें आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें MIG। ठीक है ना, क्या हो तो अब देखो मैं इसके फुल फॉर्म तो नहीं अभी बताने वाला, ये आप सभी लोगों के कमेंट्स में आंसर आने चाहिए फुल फॉर्म इन सबके। तो जो हमारा MIG होता है, MIG में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द मेटल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग मस्ट बी, यानी कि जो हमारे जिस सरफेस में हमारे जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, जहाँ पर जिस भी मेटल सरफेस में हमें वेल्डिंग करनी है, जिस भी मेटल सरफेस की या फिर वेल्डिंग करनी है, वो कैसी होनी चाहिए, लिब्रिकेटेड होनी चाहिए, यानी कि उसमें स्नेहन होना चाहिए, यानी कि कोई चिकना पदार्थ लगा, क्लीन यानी कि साफ़ सुथरी या फिर होनी चाहिए, या फिर मॉइस्चर यानी कि उस पर कोई नमी वगैरह हो, या फिर रफ खुरदुरी हो। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, चैट में सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी वेल्डिंग के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा मेटल सरफेस होता है वेल्डिंग का, वो कैसा होता है दोस्तों, वो हमारा प्रॉपर क्लीन्ड होना चाहिए। कैसा दोस्तों, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, यानी कि उस पर लिब्रिकेशन और कोई नमी वगैरह और सरफेस वगैरह रफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रतिरोध वेल्डिंग यूज नहीं होती है। जो प्रतिरोध वेल्डिंग है वो इनमें से किस पदार्थों की वेल्डिंग करने के लिए यूज नहीं होती है, जो हमारी प्रतिरोध वेल्डिंग होती है। जल्दी से दोस्तों चैट में आप बताएं सभी लोग आंसर क्या सही होगा। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, फेरस पदार्थ या फिर नॉन फेरस धातु के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों का जितना सपोर्ट आएगा दोस्तों, देखिए क्लास का जो मैटर है, जो क्लास जितनी ज़्यादा आपको अच्छी और अच्छे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये सबका फ्रेम, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मैं खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, कंटेंट बनाता हूँ फिर आपके लिए लाता हूँ, और इसी वजह से मैं साथ साथ यहाँ पर आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, ठीक है ना, आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिए। ठीक है, और उन्हें बताइए कि प्रॉपर इस टाइम पर इस चैनल पर क्लास होती है, और इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, ये बताइए प्रतिरोध वेल्डिंग कहाँ पर यूज नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कहाँ पर यूज नहीं होती है। देखो दोस्तों, जब क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं लोचा खा जाएंगे, मैं पहले से बता दे रहा। ठीक है दोस्तों, हम बता दें कि जो प्रतिरोध वेल्डिंग होती है दोस्तों, वो किन पदार्थों में यूज नहीं होती, किन पदार्थों के लिए नहीं, तो होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जो होते हैं उनके लिए हमारी प्रतिरोध वेल्डिंग यूज नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, आपने वायुयान देखे होंगे, तो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है वो किसके थ्रू वेल्ड की जाती है, स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू, गैस वेल्डिंग के थ्रू, या फिर सीम वेल्डिंग के थ्रू, या फिर रिवेटेड वेल्डिंग के थ्रू। अब ये सीम नहीं है दोस्तों, ये सीम है, SEAM। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है वो किस वेल्डिंग के थ्रू किस वेल्डिंग के थ्रू जुड़ी होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, वायुयान होते हैं, उनमें कौन सी वेल्डिंग पे, तो उसमें सीम वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी वेल्डिंग प्रयोग की जाती है, सीम वेल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर आप, यानी कि जो गैल्वेनाइजिंग, देखिए हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, गैल्वेनाइजिंग आपको ऐसे ही लिख के आएगा, आपके हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है ना,
तो गैल्वेनाइजिंग पूछ रहा है कि जो गैल्वेनाइजिंग है वो कौन सी गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम की, लेड की, कॉपर की या फिर जिंक की? जल्दी से दोस्तों चैट में आंसर बताइए कौन सा सही होगा। जल्दी सभी के चैट में आंसर आने चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होती है उसमें से हम लोग किसकी लेयर चढ़ाते हैं दोस्तों? उसमें हम लोग लेयर चढ़ाते हैं किसकी? जिंक की। किसकी दोस्तों? जिंक की चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर्क वेल्डिंग हैज जनरेटर ऑफ। यानी कि दोस्तों जो हमारा मोटर जनरेटर सेट होता है डीसी आर्क वेल्डिंग में वो कौन सा होता है? दोस्तों सभी लोग बताइए चैट में। और दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी कमेंट्स में बताएंगे। इसका भी आंसर आप लोग, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे, एक तो टीआईजी और एमआईजी को फुल फॉर्म, और ये 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना, कि मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर्क वेल्डिंग में हम लोग कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? तो डिफरेंशियली कौन सा यूज करते हैं? डिफरेंशियली। ये देखिए, ये हमारा देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों उसमें से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये डिफरेंशियली कंपाउंड टाइप आंसर मैं इसका बता रहा, ठीक है ना। अगर आपको हाँ अगर कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखिए कहीं पर भी दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको लग रहा है नहीं ऐसे से ऐसे, तो आप हमसे प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी जगह चीज़ें होती है कि नेट में दूसरा होता है, बुकों में दूसरा होता है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जो बुकें होती हैं उनमें कुछ दूसरा होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो उसको आप प्रॉपर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेन एंड बट वेल्डिंग मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू थिकनेस ऑफ नियरली। यानी कि जो हमारी प्लेन एंड बट वेल्डिंग होती है वो कितने मोटे मटेरियल, यानी कि कितने मोटे मटेरियल को क्या कर सकती है? वेल्डिंग कर सकती है, ये बताना। पहला ऑप्शन है 5 mm, 10 mm, 25 या फिर 50 mm। जल्दी से दोस्तों बताइए कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा प्लेन और बट वेल्डिंग है वो हमारे कितने 25 mm मोटे थिकनेस मटेरियल को क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है। तो इस नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर हीटेड विद द हेल्प ऑफ। जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो किसके द्वारा गर्म किए जाते हैं? पहला है हिस्टैरिसीस लॉस के द्वारा, इलेक्ट्रिक लॉस या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फिर रेडिएशन के थ्रू। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, चैट में जल्दी से बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो किसके थ्रू गर्म किया जाता है? तो वो गर्म किया जाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर सही है। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, द फंक्शन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट। यानी कि जो साइक्लो कन्वर्टर, अब देखिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स के आप सीधे यहाँ पर पूछा जाए कि उनका वर्क क्या होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो हमारा वेल्डिंग पे जनरेटर होता है वो कैसा यूज होता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन? तो कैसा यूज होता है दोस्तों? तो वो हमारा होता है स्टेप डाउन जनरेटर, क्योंकि वहाँ पर हमें हाई करंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? द फंक्शन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट। पहला ऑप्शन है एसी पावर इंटू डीसी पावर, डायरेक्ट करंट इंटू अल्टरनेटिंग करंट, हाई एसी करंट डायरेक्टली टू लो एसी फ्रीक्वेंसी, साइन वेव इंटू रेक्टेंगुलर वेव। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा साइक्लो कन्वर्टर होता है क्या करता है दोस्तों, ये साइक्लो कन्वर्टर हाई एसी फ्रीक्वेंसी को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है? लो एसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रोटर ऑफ मोटर इज यूजुअली सपोर्टेड ऑन बेयरिंग। यानी कि जो हमारा मोटर का जो रोटर होता है वो किन प्रकार की बेयरिंग्स में सधा हुआ होता है, यानी रखा हुआ होता है, सपोर्ट होता है, किसके द्वारा सपोर्टेड होता है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है बॉल और रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, बुश बेयरिंग या फिर थ्रस्ट बेयरिंग। जल्दी से बताइए दोस्तों, चैट में सभी के आंसर आने चाहिए। बताइए दोस्तों जल्दी से कौन सा सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा रोटर होता है मोटर का वो किस पे, वो हमारे बॉल और रोलर बेयरिंग पे क्या होता है? सपोर्टेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है उसमें हमारा फर्स्ट सही है। दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपको इस चैनल पे मिलती हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्रॉपर आप यहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम का मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे,
मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77? अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप प्रॉपर मेरे साथ डिस्कस भी करते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई भी करता हूँ। और कमेंट्स में जो दोस्तों ये होता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछ लेते हैं, इसे देखता हूँ कि आप पूरा आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, ये भी पता चल जाता है। अब मैं जो पिछले जो कल की जो क्लास थी उसमें से IMRE को जो 9 PM इवनिंग यानी कि इवनिंग को जो क्लास हुई थी 9 PM पे, उस पर किन किन लोगों ने आंसर दिया है, जवाब दिया, तो उनके देखते हैं कौन कौन से किन किन लोगों ने कमेंट्स किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल की जो इवनिंग को क्लास हुई थी उसमें पांडे शिवानी ये डियर है, इन्होंने क्या बहुत अच्छे से कमेंट किया है कि मैगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है ना, मैंने इनको प्रॉपर रिप्लाई भी दिया है। इसके बाद ये हैं हमारे मनीष यादव, इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर हमारा वो वर्क करता है। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके भी अच्छे से कमेंट्स करके जो आपका क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सो प्लीज़ दोस्तों सभी लोग कमेंट्स जरूर किया करिए। इससे पता चल जाता है कि आप क्लास को कितनी अच्छे से और सीरियसली ले रहे हैं। तो आज की क्लास में जो मैंने MIG और इसका जो फुल फॉर्म पूछा है, इन सब का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप भी प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे हमारे एक शिवम यादव करके वो डियर हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन और जो कमेंट्स वगैरह में जो भी होता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, वो भी बहुत है। और एक विशाल नाम के डियर हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, शंभवी मिश्रा हो गई, ये भी बहुत लेकिन इन्होंने कमेंट्स नहीं किया है। तो मैं अगली बार से कहूँगा कि ये सभी लोग, इन सभी के कमेंट्स जरूर दिखने चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छे डियर हैं, ये सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप सभी लोग मेहनत करिए और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू क्लास देखने के लिए। और इवनिंग की क्लास आपको 9 PM पर मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।